आज से ठीक 50 साल पहले 12 जून 1975 को सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आया। उस फैसले में इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य करार दे दिया गया और अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। हमारे साथ इस पहलू पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय सर साथ में हैं। सर, आपने वो दौर देखा, क्या फैसला था और उसने कितनी न्यायपालिका को मजबूती दी? किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि जगमोहन लाल सिन्हा या कोई उनके जैसा हाई कोर्ट का जज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाएगा। एक घटना से मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। 12 मई 1975 को अटल बिहारी वाजपेयी रांची में थे। उनकी पत्रकार वार्ता थी और उस समय के सीनियर जर्नलिस्ट आज भी जीवित हैं, बलबीर दत्त। उन्होंने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो चुनाव याचिका है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या फैसला होगा। तो वाजपेयी जी ने छूटते ही कहा कि कौन जज है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुनाएगा। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया और फैसला जो सुनाया उसमें दो बातें थी। नंबर एक, जो आरोप था राजनारायण का कि चुनाव में धांधली हुई है, भ्रष्ट तरीके अपनाए गए हैं, उन आरोपों को उन्होंने तथ्यों के आधार पर सही पाया। जैसे यशपाल कपूर का इस्तीफा बाद में हुआ, चुनाव प्रचार उन्होंने पहले शुरू कर दिया था। इस तरह के बहुत सारे तथ्य जगमोहन लाल सिन्हा ने पाया और फिर सुनाया कि ये भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीती थी, इसलिए इनका चुनाव अवैध घोषित होता है और सज़ा के तौर पर अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती थी। 12 जून 1975 इंदिरा गांधी के लिए 3 हादसों का दिन था। सुबह 6:15 बजे उनके बहुत भरोसेमंद व्यक्ति राजनेता डीपी धर की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई पंत हॉस्पिटल में। 10 बजे ये फैसला आया और उसी तारीख में, उसी दिन 12 जून 75 को 4:15 बजे बजते गुजरात विधानसभा के चुनाव का नतीजा आ गया, जिसमें इंदिरा गांधी की पार्टी हार गई। और वो गुजरात विधानसभा का चुनाव, इसमें कांग्रेस की पराजय वो इंदिरा गांधी की पराजय थी। इस कारण से थी क्योंकि गुजरात विधानसभा के चुनाव को इंदिरा गांधी स्वयं लीड कर रही थी। उसके आज भी उस पर अनेक किताबें हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के को चुनाव में नहीं उतारा। कांग्रेस पार्टी उनके पीछे पीछे चल रही थी और इंदिरा गांधी स्वयं उस चुनाव का नेतृत्व कर रही थी। और उस चुनाव के दौरान विशन टंडन ने अपनी प्रधानमंत्री कार्यालय की डायरी में लिखा है कि उन्होंने समय समय पर झूठ बोले। कौन कौन से झूठ बोले ये भी उसमें लिखा हुआ। तो इस लिहाज से 12 जून इंदिरा गांधी की दृष्टि से अगर देखें तो वो उनके दुर्भाग्य की शुरुआत थी। अब 12 जून को जो फैसला आया वो किसी के कल्पना से परे था। जगमोहन लाल सिन्हा को फुसलाने, प्रलोभन देने और धमकाने, तीनों तरह के हथकंडे अपनाए। यही मैं सवाल आपसे पूछना चाहता था कि जो फैसला उन्होंने दिया
उसके पहले कितना दबाव उन्होंने और कितना संघर्ष उन्होंने किया होगा इस तरह का फैसला देने के लिए, और जो आज तक मिसाल बना हुआ है। और एक और अहम बात है जो तथ्यों में भी सामने आई है, तमाम जो अधिकारी थे उस समय, मौजूदा समय, और ये स्पष्ट किया गया कि फैसले को जानने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए थे सत्ताधारी दल की तरफ से। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के बहुत तेज तर्रार अफसर थे, उनका नाम था JN रॉय। रहने वाले भी इलाहाबाद के ही थे। अभी कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ है। उनको दिल्ली से भेजा गया था करीब 10 दिन पहले, और इस मिशन पर भेजा गया था कि आप पता करिए कि जगमोहन लाल सिन्हा जो फैसला दे रहे हैं, ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। उन्होंने कोशिश की और कुछ दिन पहले आकर के उन्होंने बता दिया, रिपोर्ट कर दिया कि जगमोहन लाल सिन्हा अनअप्रोचेबल है, उनको संपर्क करना कठिन है। और हम जानते हैं, अब तो उसके प्रमाण भी आ गए हैं कि जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला खुद लिखा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं। और उस दौरान जो कॉल उनके घर गए या कोई उनसे मिलने गया तो पता ही ये चला कि वो अपने बड़े भाई के घर चले गए हैं और फिलहाल वो मुलाकात नहीं करेंगे। और फैसला लिखते समय उन्होंने 3 दिन तक एक कमरे में खुद को बंद भी कर लिया था। उन्होंने दरअसल 2-3 बातें हैं जो आज हमको जानना चाहिए। पहली बात यह है कि अप्रैल 1971 में वो याचिका दायर हुई थी, 1971 के अप्रैल में। अगर मुझे ठीक तारीख याद है तो शायद 26 अप्रैल थी। प्रश्न ये है कि आखिर 4 साल क्यों लगे उस की सुनवाई में। तो उसका जवाब यह है कि इंदिरा गांधी की सरकार जिस बेंच में वो मामला जाता था उसके जज को बदलवाते रहे और अनेक जज बदले गए। अंततः जो है नवंबर 1974 में जगमोहन लाल सिन्हा की बेंच में, कोर्ट नंबर 24, उस समय वो कोर्ट नंबर 24 कहलाती थी, कोर्ट नंबर 24 में यानी जगमोहन लाल सिन्हा के सामने वो मामला आया। और जगमोहन लाल सिन्हा ने दूसरे जजों की भांति केंद्र के इशारे पर सुनवाई ही जो दूसरे जज टालते रहे, जगमोहन लाल सिन्हा ने सुनवाई शुरू कर दी। और सुनवाई शुरू करने के बाद फिर 2 दिन तो इंदिरा गांधी को उन्होंने विटनेस बॉक्स में रखा वो, और कुर्सी भी नहीं दी। 5-5 घंटे उनसे सवाल पूछे, उनसे ये बहस की, एक अभियुक्त की तरह, प्रधानमंत्री की तरह ने। तो जगमोहन लाल सिन्हा को हमें याद करना चाहिए कि न्याय की एक जज ये भेद नहीं कर रहा है कि राजनारायण और इंदिरा गांधी की हैसियत क्या। वो कानून के सामने जैसे एक नागरिक की हैसियत है कि भारत का संविधान एक नागरिक को मान्यता देता है और एक नागरिक को ही जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, मौलिक अधिकार देता। जगमोहन लाल सिन्हा ने इस दृष्टि से देखें तो संविधान की जो मूल भावना है, उस भावना का एक जज के रूप में उन्होंने न केवल आदर किया बल्कि उसकी रक्षा की और एक मिसाल कायम की। उनको दबाव में लेने के अनेक किस्से हैं, जैसे खरे, संभवतः सतीश चंद्र खरे नाम था, जिन्होंने कोशिश की। बिशन टंडन की डायरी का मैं पुनः उल्लेख करूंगा। उस डायरी में लिखा हुआ है, और रोज़ वो डायरी लिखते थे, 74 से ही लिखते थे। तो जब जब इलाहाबाद का मामला आता था तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी उसके बारे में बातचीत होती थी।
सिद्धार्थ शंकर रे कलकत्ता से आते थे, उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे। तो उस समय HR गोखले लॉ मिनिस्टर थे, और HR गोखले ने यहाँ के जजों से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट के और तमाम जजों से, बड़े बड़े वकीलों से HR गोखले ने कोशिश की जगमोहन लाल सिन्हा को संपर्क करने की, और जगमोहन लाल सिन्हा ने सारे तार काट दिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये तो कभी, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी की जब जन्म शताब्दी मनाई गई, तो जो साराभाई परिवार है उसने एरिक जे एरिक्सन नाम का जो साइकोलॉजिस्ट है दुनिया का सबसे बड़ा, उसको बुलाया और कहा कि महात्मा गांधी की एक आप जीवनी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए। तो कोई साइकोलॉजिस्ट अगर जगमोहन लाल सिन्हा पर काम करेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि किस मनोविज्ञान में वो काम कर रहे थे। एक साधारण नागरिक के रूप में मैं देखता हूँ तो पाता हूँ कि जगमोहन लाल सिन्हा ने एक मिसाल कायम की, और वो ऐसी मिसाल है जिसमें संविधान की रक्षा होती है, जिसमें सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगता है, और इसलिए लोकतंत्र, नतीजे में लोकतंत्र मजबूत होता है। 12 जून को इसलिए याद किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है, इसका जो दूसरा पहलू है कि 12 जून 1975 को जब ये फैसला आया तो इंदिरा गांधी की जो किचन कैबिनेट थी, यानी इंदिरा गांधी के जो बहुत करीबी मित्र लोग थे, उसमें से एक महिला का उल्लेख कम होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो महिला है राज थापर। राज थापर ने एक अपना मेमोयर लिखा, कैंसर से वो चली गई। सेमिनार रोमेश थापर और राज थापर मिलकर निकालते थे। राज थापर को मैं उनका मेमोयर पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम्युनिस्ट आंदोलन की असलियत जानने के लिए उस मेमोयर से मदद मिलती। लेकिन कुछ महीने पहले मैंने उस मेमोयर में एक बहुत अद्भुत तथ्य पाया। वो ये पाया कि 12 जून को जब राज थापर और रोमेश अपने घर से अपने दफ्तर गए कनॉट प्लेस में, जब पहुँचे तो वहाँ उनके एक कर्मचारी ने, सेमिनार के स्टाफ में से ही एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि इंदिरा गांधी अपना मुकदमा हार गई है। तो इनको यकीन नहीं हुआ, इन लोगों को सूचना भी नहीं थी। तो राज थापर ने रोमेश से कहा कि गिरिलाल जैन को फ़ोन करो। तो गिरिलाल जैन को रमेश ने फ़ोन किया। गिरिलाल जैन उस समय स्पेशल करस्पॉन्डेंट वगैरह रहे होंगे या टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो उनको फ़ोन किया। गिरिलाल जैन ने कहा कि हाँ, खबर पक्की। अब राज थापर ने दूसरा आदेश दिया रमेश थापर को, अपने पति को और अपने मित्र को, पति भी थे मित्र भी थे, कि तुम इंदिरा गांधी को फ़ोन करो, और जब तक इंदिरा गांधी चांडाल चौकड़ी से घिर नहीं जाती, उससे पहले हमें उन्हें आगाह कर देना चाहिए कि वो लोकतंत्र के रास्ते को न छोड़ें। तो इसलिए रमेश थापर ने फ़ोन किया, और रमेश थापर ने जब फ़ोन किया तो रमेश थापर और राज थापर इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे, और उनके संकट के समय में ये दोनों गहरे उनको मदद भी करते थे। रमेश ने फ़ोन किया तो वहाँ फ़ोन उठाया एक सफदरजंग रोड पर, जहाँ प्रधानमंत्री उस समय अपने निवास में थी। तो फ़ोन उठाया उषा भगत ने। आपने नाम ये सुना होगा। उस समय इंदिरा गांधी की वो प्राइवेट सेक्रेटरी थी और वही फ़ोन उठाती।
तो उषा भगत ने फ़ोन उठाया और उन्होंने, चूँकि कि रोमेश थापर की का महत्व जानती थी वो, तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट होल्ड करिए, मैं मैडम से पूछती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि रोमेश आना चाहते हैं, क्या कहूँ? तो इंदिरा गांधी ने कहा कि रोमेश से कहो कि आना चाहते हैं तो आ जाए, लेकिन मैं भीड़ में हूँ, बात नहीं कर पाऊँगी। तो फिर राज और रमेश ने आपस में सलाह की कि जाने का कोई मतलब नहीं, और रमेश चाहते भी नहीं थे कि वो भीड़ में इंदिरा गांधी को कोई सलाह दें। वो चाहते थे कि मिल करके अलग शांत एकांत वातावरण में उनको नेक सलाह दें कि आप इस फैसले का आदर करिए और आप ऐसा कोई उपाय मत करिए, ऐसा कोई तरीका मत अपनाइए जिससे लोकतंत्र की कलंक कथा की आप नायिका बने। लेकिन चूँकि कि इंदिरा गांधी उस समय संजय गांधी और तमाम चाटुकारों के दबाव में आ चुकी थी और उन्होंने मन भी बना लिया था, तो रमेश थापर को बुलाया ज़रूर, लेकिन मिलने का जो आश्वासन नहीं था तो वो आए नहीं। और फिर 12 जून को जो कुछ फैसला आया तो इंदिरा गांधी ने दरअसल ये तय कर लिया था कि इस्तीफ़ा नहीं देना। जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में जो तीसरी बात की थी वो ये थी कि अपने फैसले को उन्होंने स्थगन आदेश भी जारी कर दिया था और वो समय दे दिया था कि इस समय की सीमा में रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है। तो 20 जून को नानी पालकीवाला ने रिव्यू पिटीशन डाला और फैसला 24 जून को आया। वो जो फैसला है वो अर्धनारीश्वर का फैसला है, यानी इंदिरा गांधी का चुनाव तो अवैध है, वो लोकसभा की सदस्य नहीं रह सकती, रजिस्टर पर दस्तखत नहीं कर सकती, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते चाहें तो लोकसभा में जा सकती। अब इस फैसले की ही पृष्ठभूमि में इमरजेंसी है। दूसरी जो बातें हैं वो बहाना। लेकिन कुल मिलाकर के जो जस्टिस सिन्हा का फैसला था उसके बाद जो घटनाक्रम बना उस आधार पर इंदिरा गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि इमरजेंसी लगाई जाए और फिर उसके बाद जो संविधान का एक तरह से शोषण सीधे तौर पर खुलेआम सत्ताधारी दल की ओर से किया गया। ये संविधान का अगर ख्याल रखा होता इंदिरा गांधी ने और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का पर वो चलती रहती तो बहुत सीधा सा तरीका यह था कि वे संसदीय दल की बैठक बुलाती, फैसले को उसमें रखती और कहती कि आप अपना नेता दूसरे को चुन लीजिए। कुछ दिनों के लिए जब तक उनके पास उनके पक्ष में फैसला नहीं आ जाता तब तक वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देती, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं थे। और तैयार इसलिए नहीं थी क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत ही असुरक्षित महिला थी और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा भी गया है। और वो कांग्रेस में किसी पर उनको भरोसा नहीं था और इसलिए संजय गांधी, बंसीलाल, सिद्धार्थ शंकर रे आदि की सलाह तो दरअसल महत्वपूर्ण नहीं थी। स्वयं इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद के पर बने रहने के लिए इमरजेंसी लगवाई। दूसरे जो कारण बताए जाते हैं इमरजेंसी के वे बहुत गौड़ हैं और एक तरह से कहें तो वो अकारण है, सकारण नहीं है। सकारण तो एक ही है कि अगर फैसला 12 जून का इंदिरा गांधी के पक्ष में होता
तो राजनारायण सुप्रीम कोर्ट आते, लड़ते रहते और इंदिरा गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दूसरे कारण बताए जाते हैं कि विपक्ष ने आंदोलन शुरू कर दिया था, जेपी का आंदोलन चल ही रहा था, वे सब थे आंदोलन, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं उस आंदोलन में रहा हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में, शुरू से और अंत तक रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि उस आंदोलन की आग इतनी ज़बरदस्त नहीं थी कि इंदिरा गांधी की कुर्सी उससे जल जाती हो। उस आंदोलन की गति यानी उसमें आधी तूफान ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री की कुर्सी उससे उड़ जाती। वो आंदोलन बहुत जेपी के नेतृत्व के कारण राष्ट्रीय नाम का आंदोलन था, लेकिन उस आंदोलन में बहुत गति नहीं थी, बल्कि हाँ परिस्थितियाँ अवश्य उस आंदोलन को गति दे रही थी, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब नहीं था। अगर आप शाह कमीशन की रिपोर्ट देखें, और शाह कमीशन ने मैंने जस्टिस जेसी शाह के अध्यक्षता में जो शाह कमीशन बना था, उस शाह कमीशन ने एक बड़ा अच्छा काम किया। 12 जून से 25 जून तक के घटनाक्रम की उसने बड़ी बारीकी से जांच की और गवाहियां ली हैं। उन गवाहियों में प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सिद्धार्थ शंकर रे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं यानी इंदिरा गांधी ने तो ये गवाही नहीं दी, लेकिन वो उनसे सवाल जवाब हुआ नहीं, सवाल जवाब भी नहीं हुआ ना। वो इंदिरा गांधी ने वो गई एक दिन के लिए ज़रूर, लेकिन ये 2-3 लोगों ने गवाहियाँ नहीं दी। बंसीलाल ने नहीं दी, इंदिरा गांधी ने नहीं दी, और ये इंदिरा गांधी के जो एडिशनल सेक्रेटरी थे उन्होंने नहीं दी। लेकिन जिन लोगों ने गवाही दी उससे ये सिद्ध होता है कि फैसले का अंदेशा था। फैसले के अंदेशे दो तरह से सिद्ध होते हैं। नंबर एक, पुपुल जयकर की जो इंदिरा गांधी की जीवनी है उसमें पुपुल जयकर ने एक जगह लिखा है कि मैं जा रहा था विदेश, मैं जा रही थी विदेश, और विदेश जो जा रही थी महिलाओं का कोई सम्मेलन था, जो जिस सम्मेलन की योजना इंदिरा गांधी से सलाह करके बनी थी। जब वो जाने लगी विदेश तो उन्होंने जाने से पहले इंदिरा गांधी से मुलाकात की और कहा कि आपको भी उस कॉन्फ्रेंस में आना है। तो बातचीत के बाद जब वो जाने लगी तब उन्होंने कहा कि तुमको भी आना है उसमें। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि पुपुल, मैं चाहती तो हूँ आना, लेकिन देखो 12 जून को क्या फैसला होता है। तो इंदिरा गांधी स्वयं भी समझ रही थी कि फैसला उनके विपरीत आएगा, क्योंकि तथ्य जो है वो खुद बोल रहे थे और उस पर लीपापोती की जितनी कोशिशें प्रधानमंत्री कार्यालय कर सकता था वो करने के बावजूद सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो रजिस्टर जो है वो प्राप्त हो गया था। तो दूसरा, तो एक अंदेशा पुपुल जयकर का है। दूसरा, शाह कमीशन की गवाहियों से ये साबित होता है कि 12 जून से पहले ही 10 जून से ही इंदिरा गांधी के एक सफदरजंग रोड के आगे उस समय एक चौराहा, आज भी वो है लेकिन उस समय उसको गोल मेथी चौराहा कहते थे। उस चौराहे का नाम गोल मेथी। तो उस गोल मेथी चौराहे पर
हरियाणा से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। अब तो उसके प्रमाण हैं कि प्रधानमंत्री के घर से फ़ोन जाते थे मुख्यमंत्रियों को और कि भीड़ भेजिए। तो 10 तारीख से ही इंदिरा गांधी की जय हो, और उसी में देवकांत बरुआ ने जो बताया, जो कहा, वो एक मजाक ही बन गया। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जिस तरह का युगांतकारी फैसला जस्टिस सिन्हा ने दिया, उस दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क आप देखते हैं, और किस तरह की ज़रूरत आज के दौर में है, उस पर अगर आप प्रकाश डालें। उस दौर में जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले से लोकतंत्र को बल मिला, और आज का जो दौर है वह भी न्यायपालिका में ऐसे बड़ी संख्या में जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो संविधान की सही व्याख्या करने का साहस रखते हैं, और इसके अनेक उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शासन तंत्र का एक स्वायत्त अंग है। वो कोई आसमान पर विराजमान अंग नहीं है, वो शासन तंत्र का एक स्वायत्त अंग है। संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका, संसद और सरकार यानी कार्यपालिका की अपनी एक एरिया डिफाइंड है, और जब वो प्रधानमंत्री ही है जो दरअसल इस संतुलन को बनाए रखने में उस मुख्य भूमिका निभाता। इंदिरा गांधी के ज़माने में इंदिरा गांधी स्वयं और उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशरी से लड़ती थी। तमाम जो फैसले हैं उस समय के, चाहे वो 24 अप्रैल 1973 का फैसला हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, हालांकि उस फैसले में बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात कहीं डिफाइन नहीं की गई, लेकिन वो फैसला है। वो फैसला इंदिरा गांधी की की धौंस थी, उस धौंस को चुनौती थी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में ऐसे, और इंदिरा गांधी ने जे.एन. रे को ये सुपरसीड करके 7-8 जजों को उन्होंने चीफ जस्टिस बनवाया। एक वह दौर था जब सरकार सुप्रीम कोर्ट को धौंस में लेना चाहती थी। आज वह दौर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट की, न्यायपालिका की जो स्वायत्तता है उसका सम्मान करते हुए दिख रहे हैं। और कोई ऐसा अवसर कोई बता नहीं सकेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोई घटना अभी तक प्रकाश में नहीं आई, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि संबंधों को अपनी मर्यादा में निर्वाह करना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आता है, और इसीलिए इनके ही कार्यकाल में जिस सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिंह राव को बैरन लौटा दिया था अयोध्या के सवाल पर, उसी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से अयोध्या का फैसला सुनाया, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और उसके बाद के जो फैसले हैं, जैसे मुझे मालूम है कि आपको भी मालूम होगा कि एक लॉ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई इस तरह का बयान दिया तो वो मिनिस्टर बदला गया, 2 मिनिस्टर बदले गए इस तरह से। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो संसद, सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट का एक संतुलन है, उस संतुलन को इस दौर में हम पाते हैं कि तमाम अड़चनों के बावजूद वो संतुलन बना हुआ है,
और इसीलिए ये कोई उस तरह का संकट नहीं है जो इंदिरा गांधी के समय में बार बार उभरता था। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय सर को, जिन्होंने हमें बताया कि 12 जून 1975 यानी 50 साल पहले किस तरह से जस्टिस सिन्हा ने तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए एक अहम फैसला दिया, युगांतकारी फैसला दिया, जो आज भी मिसाल के तौर पर कायम है और अपनी कहानी खुद बयां करता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।